हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता जो है, ये माना जाता है कि 1920 से पहले तक 1920 से पहले तक ये माना जाता था कि भारत में अगर कोई प्राचीन सभ्यता है तो वो वैदिक सभ्यता है। पर 1920 में जब एक इतिहासकार, एक हिस्टोरियन आर डी बैनर्जी एक अपनी बुद्धिज्म के ऊपर रिसर्च कर रहा था और पंजाब, जो प्राचीन पंजाब है, जो आजकल पाकिस्तान में है एरिया पंजाब का, वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे वो रिसर्च कर रहा था, बुद्धिज्म के लिए खुदाई कर रहा था। क्योंकि जो भी हमारी हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, हिस्टोरिकल रिमेन्स हैं, वो ज़मीन के अंदर से खुदाई करके निकालने पड़ते हैं। तो खुदाई चल रही थी, मजदूर जो हैं वो खुदाई करने लग गए और वो एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे उन्होंने कुछ स्केलेटन्स देखे। तो उन स्केलेटन्स को लैब्स के अंदर भेजा गया। 1920 में ये जो स्केलेटन्स मिले हैं, कुछ बिल्डिंग रिमेन्स में मिली, उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भेजा गया। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1904 में लॉर्ड कर्जन ने बनाया था भारत में, क्योंकि उसने देखा कि भारत का इतिहास जो है उसमें बहुत सी प्राचीन चीज़ें और हैं, बहुत सी अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं। तो उन्होंने ये एक ऐसा हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट बना दिया जिसमें रिसर्च चलता रहेगा भारत की हिस्ट्री के बारे में। तो जब ये स्केलेटन्स जो मिले मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट से, उनको भेजा गया, तो पता चला कि ये जो व्यक्ति हैं ये आर्य सभ्यता के लोगों से बिल्कुल अलग हैं। अलग कैसे? देखने में उनकी शक्ल नहीं पता चलती थी, पर उनका जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर से पता चलता था कि वो लोग शॉर्ट हाइटेड हैं, वो फ्लैट नोज्ड थे, और इसके अलावा जो ये लोग जो हैं इनके दांतों से इनके खाने पीने के बारे में पता चलता था। इसके अलावा जो बिल्डिंग रिमेन्स मिले, वो बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी थी, जो हम आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता की बात करते थे उससे बिल्कुल अलग थी। तो ये एक नई चीज़ जो है वो मिली थी, और वो जगह जो थी उसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा में ये खुदाई चल रही थी आर डी बैनर्जी के अंडर। वो बुद्धिज़्म के बारे में जानना चाहते थे, पर जो नई चीज़ें उनको वहाँ से मिली उससे एक नया मोड़ चल पड़ा हड़प्पा सभ्यता का। उनको ये बात समझ में आई कि ये एक प्राचीन सभ्यता है, और हम जिस सभ्यता को अपनी सबसे पुरानी सभ्यता समझते हैं, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता, ये उनसे भी प्राचीन है। तो ये पता कैसे चलता है हमें? कोई भी व्यक्ति जो है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जब भी वो खत्म हो जाती हैं, इवन जो हमारी नेचर के अंदर पेड़ पौधे भी जो हैं, इनके अंदर भी एक प्रोडक्ट है C14, कार्बन 14। जैसे ही लिविंग पर्सन डेड हो जाते हैं, इवन ये जो वेजिटेशन जो हैं ये खत्म होने लग जाती हैं, तो C14 नाम का प्रोडक्ट जो है वो इनके अंदर से कम होने लग जाता है। वो कितना कम हुआ है ये बताता है इस बात को कि इस व्यक्ति को मरे हुए या ये लिविंग थिंग को मरे हुए, खत्म हुए कितने साल हो चुके हैं। तो C14 का ये फॉर्मूला लगा के उन्होंने 1920 में जब ये देखा कि ये 2,500 से 3,000 साल पहले ये लोग मर चुके हैं, तो इसका मतलब ये हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है भारत की। उसके बाद में हड़प्पा से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह पे दूसरे हिस्टोरियन थे, डॉक्टर दयाराम साहनी। वो भी रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने खुदाई करानी शुरू करी, मजदूर खोदने लग गए। उन्होंने देखा कुछ फुट खोदने के बाद में कई स्केलेटन्स मिले, और उसके बाद में फिर खुदाई शुरू हो गई और स्केलेटन्स मिले। ऐसे करते करते 7 लेयर्स मिली उस शहर के अंदर, और इतने ज़्यादा मुर्दे गड़े हुए थे उसके अंदर। तो जो वहाँ पे मजदूर थे उन्होंने बोला मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो मतलब माउंड ऑफ डेड, मरे हुए लोगों का थे, हम उनको बोलते हैं। कि ऐसा लग रहा था ये वो जगह है जहाँ पे लोगों को दबाया गया है, लोग मरे हुए हैं। 7 लेयर्स हैं, और ये शहर की 7 लेयर, सातों में ही बहुत से स्केलेटन्स मिले। और अगर ये फिर देखा जाए तो ये अलग अलग उसके सिविलाइजेशन के पार्ट्स हैं। तो एक सिविलाइजेशन का अगर हम 500 साल का एवरेज समय मानते हैं, तो 7 लेयर्स मतलब 3500 साल पुरानी वो सिविलाइजेशन एक मिली,
जिसको पहले शुरुआत जिसकी हो चुकी थी हड़प्पा में, तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। और हड़प्पा इसका पहला जो शहर है। और दूसरा, इसके बाद में और भी इसके शहर मिले, चन्नुदारू मिला, इसके बाद में कालीबंगन मिला, बन्नावाली मिला। ज़्यादातर स्टार्टिंग में जो इसके शहर मिले वो इंडस रिवर के आसपास में थे। हम ये जानते हैं कि कोई भी देश, किसी भी जगह की सिविलाइजेशन जो है वो नदी के किनारे में ज़्यादा डेवलप होती है। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में इंडस रिवर से ही इंडिया नाम डाल दिया था ब्रिटिशर्स ने। और अगर हम इजिप्ट की बात करें तो नाइल रिवर के ऊपर उनकी सिविलाइजेशन है। अगर हम चाइना की बात करते हैं, येलो रिवर जो हवांग हो हम कहते हैं, उस पे उनकी सिविलाइजेशन। तो जितने भी इनके सिटीज मिले हैं स्टार्टिंग में इंडस नदी के आसपास में मिले। तो दूसरा इसका नाम जो पॉपुलर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये दो नाम से जानी जाती है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसका पहला शहर जो 1920 में मिला वो था हड़प्पा। दूसरा, इसके जो ज़्यादातर शहर स्टार्टिंग में मिले वो इंडस रिवर के आसपास में थे, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये जब मोहनजोदाड़ो जो है सिटी का नाम पड़ गया, ये लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है और ये दोनों बड़े शहर हैं। इसके बाद में और इसके आसपास में खुदाइयाँ होने लगी, चन्नुदारू, वहाँ पे भी ऐसे स्केलेटन्स मिले, बिल्डिंग रिमेन्स मिले, इवन पॉटरी मिल गई, बर्तन जिसको हम कहते हैं, गहने मिले, कपड़े मिले, फूड ग्रेन्स भी मिले, जानवरों की हड्डियाँ भी मिली। उससे ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कि ये वाकई में एक सिविलाइजेशन थी, एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, और जो हमारी वैदिक सिविलाइजेशन है उससे भी कई साल पुरानी सिविलाइजेशन थी। इसमें हम एक बात करते हैं एक्सटेंट, फैलाव, विस्तार। तो अगर हम नॉर्थ में देखते हैं तो जम्मू में भी इसकी एक आध साइट जो है वो मिली है, तो वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इसका हो गया। और सदर्न मोस्ट पॉइंट में गुजरात में दो पॉपुलर सिटीज इसके मिले हैं, रंगपुर और लोथल। रंगपुर और लोथल जो है ये बिल्कुल समंदर के किनारे पड़ते हैं, जो ये गुजरात का एरिया है, वो सदर्न मोस्ट पॉइंट इसका माना जाता है। इसके अलावा इसका जो एक्सटेंट है वो यूपी में इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हम मानते हैं, और इवन अफगानिस्तान की हद तक जो है इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट सुतकागन दौर जो माना जाता है। और ये इसका एक्सटेंट बताता है कि ये जो है नॉर्थ, आजकल जो हमारा नॉर्थ इंडिया है उसके अंदर ज़्यादा फैली हुई थी। दूसरा, बाकी जितने भी शहर मिले हैं, कालीबंगन है, चन्नुदारू है, बन्नावाली है, पोर्टदिजी है, सुतकागन है, रंगपुर है, लोथल है, उनमें से जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों का एरिया भी बड़ा है, इन दोनों का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, और इन दोनों के अंदर किला नुमा बिल्डिंग्स भी मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये दोनों शहर का कुछ खास, कुछ स्पेशल इम्पोर्टेंस रहा है। वो इम्पोर्टेंस क्या है? ये हो सकता है कि ये दोनों शहर जो हैं ये इस पूरी की पूरी सिविलाइजेशन की कैपिटल्स रही हैं। कई देश हैं जिनके अंदर दो कैपिटल्स हैं, तो ये सिविलाइजेशन जो है इनकी नॉर्दर्न कैपिटल हड़प्पा और सदर्न कैपिटल इसकी मोहनजोदारो होगी। मोहनजोदड़ो जो है ये ज़्यादा बड़ा है, हड़प्पा थोड़ा सा इससे कम बड़ा है एरिया में। तो ये जो दोनों शहर हैं, दोनों की अगर हम देखते हैं, इसमें किलानुमा स्ट्रक्चर है। शहर दो भागों में बटा है, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो है ये कई तरह के दिमाग में चीज़ें लाता है कि या तो अमीर लोग अपर पार्ट में रहते होंगे, गरीब लोग जो हैं लोअर पार्ट में रहते होंगे, या जो राजा, उसके मंत्री वो अपर पार्ट में रहते होंगे, ताकि अगर बाहर से कोई अटैक्स होते हैं तो राजा, उसकी सेना, उसके मंत्री उनको आम जनता तक पहुंचने से रोक सके। तो लोअर पार्ट में कॉमन पीपल, आम जनता जो है वो रहती होगी सेफ्टी से। अब ये जो सारे शहरों के नाम मैंने बताए, चन्नुदारू, रंगपुर, लोथल, ये कैसे पता चला कि ये एक ही सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं? क्योंकि जितनी भी ये सारी खुदाइयाँ हुई हैं, इनके अंदर जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, उन बिल्डिंग्स में जो ईंटें हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी मेजरमेंट वो सेम है। इसके अलावा
उनके मेजरिंग रॉड्स जो मिले हैं, मेजरिंग यूनिट्स जो मिले हैं, मेजरिंग वेट्स जो मिले हैं, वो सेम है। घरों का स्ट्रक्चर वो सेम है। और इसके अलावा ये पता चलता है कि ये एक सेंट्रलाइज्ड सिविलाइजेशन है। पूरी की पूरी सिविलाइजेशन एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम करती है, इसीलिए इतनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी है, एक सारता बहुत है। हर एक शहर के अंदर सेम टू सेम स्ट्रक्चर है घरों का, बिल्डिंग्स का, और ईंटों का भी साइज भी सेम है, वेट मेजर्स हर तरह की चीज़ जो है वो सेम है, जिससे ये पता चला कि ये सारे शहर एक ही सिविलाइजेशन का पार्ट है। वो सिविलाइजेशन है हड़प्पा सभ्यता। दूसरी इस सभ्यता की खासियत जो है वो टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग देखिए, सिटीज जो है, कई बार हम आज भारत के पुराने शहर देखते हैं, इवन हम दिल्ली की भी अगर बात करते हैं, दिल्ली में कोई जो बिल्डिंग्स हैं बहुत अच्छी हैं, कोई बहुत पुरानी है, कोई एरिया कहाँ चला जाता है, कोई कहाँ से रास्ता निकल जाता है, मतलब वो एक तरह से प्लान्ड नहीं है सिटी। इसके अलावा और बहुत से बड़े बड़े शहर होंगे, आप उनमें जाके उलझ जाएंगे, पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनके अंदर कोई प्लानिंग नहीं है। जैसे जैसे समय चलता गया तो वो शहर बनते गए, बढ़ते गए आगे। बट प्लानिंग जो होती है, जो सिटीज आजकल मॉडर्न टाइम्स में बनते हैं, वो प्रॉपरली प्लान्ड होते हैं। कौन सी सड़क, कौन सी गली, कहाँ पे जाना है, कहाँ कट करती है, आगे कहाँ जाना है, पैरेलल रोड्स बनाने हैं, ये सारी प्लानिंग। हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। अगर आप टाउन प्लानिंग में देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता आज भी, अगर आप कंपेयर करेंगे किसी बढ़िया सिविलाइजेशन के साथ में, इवन यूरोप के साथ में भी, तो ये बिल्कुल जो है उनके कंपटीशन में रख सकते हैं। टाउन प्लानिंग में क्या था कि जो शहर है सारे के सारे, उनको, उनके अंदर क्या है, जो मकान बने हुए हैं, ज़्यादातर मकान एक मंजिल, कुछ मकान दो मंजिलों के हैं। एक मंजिल के मकान जिसके अंदर जो दो कमरे हैं, दो मंजिल के मकान उसमें कमरे ज़्यादा हैं। ये समझ में आती है कि जो छोटे मकान हैं, एक मंजिल वाले हैं, उनमें ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं या कम घर, जो फैमिली मेम्बर कम है। जो डुप्लेक्स हैं, डबल जो स्टोरी हैं, उनमें ये पता चलता है कि ये अमीर लोग थे या इनमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, और उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। दूसरा, पक्की ईंटों से बने हुए हैं और पूरा तौर पे आर्किटेक्चरल वैल्यूज उसमें रखी हुई हैं कि आम कोई इंसान उन मकानों को नहीं बना सकता, प्रॉपर प्लानिंग से उन मकानों को बनाया गया है। उनमें घर जो है, घर के अंदर ज़्यादातर घर जो है बड़े घर, उनके अंदर ही कुआं लगा है कि पानी का इंतज़ाम है, और पानी की ड्रेनेज के लिए घर से छोटी नालियाँ निकलती हैं और आगे गली में वो नालियाँ बड़ी नालियों से मिल जाती हैं। घर के अंदर स्टार्टिंग में ज़्यादातर देखा जाए तो किचन है, उसके बाद में कमरे, और आखिर में एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है जिससे ये पता चलता है कि ये बाथरूम या टॉयलेट हम कह सकते हैं। तो मतलब वो लोग कितने अवेयर थे कि घर के अंदर शौचालय उन्होंने बना रखा है। इसके अलावा जो घर से बाहर निकलते हैं तो गलियां हैं और दूसरी तरफ सड़कें हैं। घरों के जो दरवाजे हैं, स्पेशली ये देखा गया है, कोई भी दरवाज़ा सड़क की तरफ नहीं खुलता है, सारे घरों के दरवाजे गली की तरफ खुलेंगे, ताकि इसका मतलब रोड्स बहुत चलती होंगी, कोई वाहन भी आते होंगे, कोई बच्चे बाहर निकलें, बूढ़े बाहर निकलें, तो ये ना हो कि कोई वाहन आए और उनके ऊपर आ जाए। तो गली की तरफ दरवाज़ा खुलेगा तो कॉमन लोग वहाँ घूमते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जो सड़कें हैं, पहले गलियां हैं, गलियां तकरीबन 7 से लेके 10 फुट तक चौड़ी हैं, और उसके बाद में ये गलियां आगे कुछ सड़कों के साथ में मिलती हैं जो कि 10 फुट से लेके 13 फुट तक चौड़ी हैं। तो जो सड़कें हैं, छोटी सड़कें 7 फुट से लेके 10 फुट तक गलियां हैं, उसके बाद में गलियां कनेक्टेड हैं 10 फुट से लेके 13 फुट तक की सड़कों के साथ में, और उसके बाद में ये जो सड़कें हैं, ये बहुत बड़ी सड़कें जो हैं इनके साथ में कनेक्ट करती हैं, वो 13 से लेके 33 फुट तक की सड़क। 33 फुट की सड़क अगर आप देखेंगे तो बड़ा हाईवे कोई हम मान सकते हैं, कोई 3-4 लेन जिसके अंदर बड़े बड़े वाहन निकल सकते हैं। और उन बड़ी सड़कों के ऊपर साइडों में कुछ ऐसे लैंप टाइप चीज़ें मिली हैं जिससे पता चलता है कि शाम के समय स्ट्रीट लाइटिंग का इंतज़ाम किया होगा वहाँ पे,
कि रात को लोग ट्रैवल करते होंगे, वाहन चलते होंगे और उनको रोशनी के लिए साइडों में कुछ लैंप जो है, चाहे वो टूटे हुए हैं, पर ये बताते हैं कि उन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का कितना ज़्यादा इल्म है। इसके अलावा उनका जो दूसरा जो बहुत बढ़िया एक सिस्टम है कि सड़कें और गलियां एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल के ऊपर कट करती हैं। सड़कें एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं ऐसे, और 90 डिग्री एंगल पे कट करती हैं। कहीं भी गोल ऐसे मुड़ी हुई सड़कें नहीं है, उलझन उलझाव कुछ नहीं है। एक सड़क मिस हो गई तो दूसरी पे आप बड़ी आराम से चले जाएंगे, तीसरी से आप वापस आ जाएंगे। इसके अलावा सड़कों को ऐसे बनाया गया है हवा की डायरेक्शन देख के कि हर रोज इतना झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है। हवा डायरेक्ट चलेगी तो सड़क के ऊपर पड़ा हुआ कूड़ा जो है एकदम से इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठे हुए कचरे को जो है वो कूड़ेदान में डाला जा सकता है। कि रोड क्लीनिंग अपने आप साथ में होती रहेगी, कि ये नहीं है कि हर टाइम पे उन पे ऊपर झाड़ू चलाना पड़े। इसके अलावा पक्की सड़कें बनी हुई थी जो हमें ये बताती हैं कि उस समय कोई वाहन चलते थे उनके पास में। कई चक्के मिले हैं, चक्के जैसे कोई ना कोई व्हीकल के चक्के हैं, ये बताते हैं कि ये सड़कें पैदल चलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए ये सड़कें नहीं चाहिए 33 फुट की, कोई बड़े वाहन होंगे तो ही इतना बड़ा प्रबंध किया गया है। इसके अलावा घर जो है, घरों के अंदर से स्पेशली किचन में से नाली निकलती है, पानी की सारी ड्रेनेज उस नाली के जरिए बाहर हो जाती है। तो ये इनका टाउन प्लानिंग जो है उसमें ड्रेनेज सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ड्रेनेज में आप कई बार देखते होंगे, कभी ज़रा सी भी बारिश पड़ती है, सड़कों के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है, घरों के अंदर पानी घुस जाता है। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता है, इनकी बहुत बड़ी खासियत इनका ड्रेनेज सिस्टम, निकास प्रबंध है। पानी की निकासी के लिए घरों से नालियाँ, सड़कों के जो घर से बाहर गलियाँ हैं, गलियों में आगे नालियाँ हैं। घर में जो नालियाँ निकलती हैं वो 6 इंच की नाली है और कवर्ड है नाली, पूरी तरह से ओपन नहीं है, कोई मक्खी मच्छर नहीं आएंगे, बीमारी नहीं पड़ेगी। गली की जो नालियाँ हैं वो 6 इंच से लेके 9 इंच तक चौड़ी हैं, तो उनको भी पूरा ढका गया है और वो तकरीबन 1 फुट तक जो है वो गहरी हैं, ताकि पानी जितना भी हो वो उन गलियों के अंदर नालियों के जरिए आगे चला जाए। आगे बड़ी सड़कों के साथ में वो नालियां जुड़ी हुई हैं, वो बड़े नाले हैं, 1 फुट से लेके 2 फुट तक वो चौड़े हैं और 2 फुट से लेके 2.5 फुट तक वो डीप हैं। और ये नहीं है कि खुले हैं, खुले होंगे तो कभी भी कोई बंदा बारिश के दिनों में उनमें गिर सकता है, ऐसा नहीं है। उनको बहुत अच्छी तरह से ढका गया है और कहीं कहीं उनके अंदर छोटे छोटे होल्स किए गए हैं ताकि बरसात का पानी इकट्ठा सड़क के ऊपर ना हो जाए, वो नालियों के जरिए चला जाए और बड़े बड़े नालों का पानी शहर के बाहर आगे किसी नदी या फिर किसी बाहर के बड़े दरिया के अंदर वो जाता था। तो पानी की प्रॉपर ड्रेनेज जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत बढ़िया फीचर माना जाता है टाउन प्लानिंग के बाद में। टाउन प्लानिंग में इनकी 2 बिल्डिंग्स खास जो मिलती हैं, उसमें एक है ग्रेट बाथ, एक बड़ा स्नान गृह बना हुआ है। तो वो क्या है, वो एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और उसके आसपास स्टेप्स बने हैं, सीढ़ियाँ बनी हैं नीचे जाने के लिए, और उस स्विमिंग पूल के एरिया के आसपास में कुछ कमरे हैं। तो ये हम आजकल मॉडर्न स्विमिंग पूल देखते हैं तो उसमें क्या है कि पूल के अंदर जाने से पहले हमें अपना बॉडी टेम्परेचर बैलेंस करना होता है। एक हल्का सा शार लेके पानी एक बार शरीर के ऊपर डाल के बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बराबर करके फिर हम सीधे पानी में कूदते हैं। तो ये उस समय ऐसा प्रबंध किया गया था। हो सकता है ये जो स्नान गृह बनाया गया है ये किसी रिलीजियस प्लेस के नाम पे हो, कि कोई भी, जैसे भारत में जो हिंदू मैथोलॉजी है उसमें ये माना जाता है कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले, कोई भी रिलीजियस काम करने से पहले स्नान करना बहुत ज़रूरी है। कोई मंदिर, आप बड़े बड़े मंदिर देखते होंगे तो उनमें स्नान गृह बने होते, लोग स्नान करने के बाद में पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, या कोई और भी घर में भी कोई पूजा करनी है तो स्नान करके। तो ये इसके अंदर क्या है, ऊपर पाइप लगे हुए हैं, नीचे पाइप लगे हैं, इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप। अगर तो इस स्विमिंग पूल के अंदर, इस स्नान गृह के अंदर पानी भरना है तो ऊपर के पाइप खोले जाएंगे, उनके जरिए पानी भरा जाएगा।
अगर उसको साफ करना है तो पानी निकालना पड़ेगा, तो नीचे के पाइप जो हैं उनके ज़रिए सारा का सारा पानी बाहर जाएगा और उनकी सफाई बड़े अच्छे से हो जाएगी। सीढ़ी से ज़रिए उसको नीचे ले जाएंगे, कोई भी आदमी अगर जाना है अंदर तो सीढ़ियों के ज़रिए अंदर जाएगा और बाहर आ जाएगा। इसके अलावा बिग ग्रेनरी वो हड़प्पा में हमें मिली है, ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में। बिग ग्रेनरी जो है बड़े बड़े हॉल मिले हैं, और ये कैसे पता चला है कि ये ग्रेनरी है, अनाज गृह है, क्योंकि वहाँ पे अनाज के दाने मिले हैं और उस बिल्डिंग के कॉर्नर्स में हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिला है ड्रम टाइप, ड्रम्स जिनके अंदर हम अनाज को स्टोर करते हैं। तो अनाज के दाने भी कहीं हमें वहाँ पे मिले हैं और ऐसा स्ट्रक्चर भी मिला है जिससे ये पता चलता है कि ये अनाज को स्टोर करने के लिए जगह बनाई गई है। ग्रेनरी अनाज मंडियाँ जैसे होती हैं वैसे एक बनाई गई है और वो पूरी कवर्ड है। और उसकी खासियत क्या है कि वो बिल्कुल नदी के पास में है, कि अगर नदी के रास्ते से कोई ज़्यादा सामान लेके आते होंगे तो वो सीधा का सीधा आगे नदी के ज़रिए बड़े व्हीकल्स में लोड करके उसको ग्रेनरी के अंदर लाया जाता है।